हेलो दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर भारत की जनजातियाँ इसके ऊपर आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादातर इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। उस क्वेश्चन को बताएंगे, उनको मतलब उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और ये सिविल एग्ज़ाम में जैसे आईएएस पीसीएस का होता है, उसमें ये सुमेलित करने को ज़्यादातर आता है। तो इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने से एक एक चीज़ पता होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। ठीक है। और बाकी वनडे टाइप के जो एग्ज़ाम है, जैसे एसआई का है या आपका एसएससी है, रेलवे है, इन एग्ज़ामों में थोड़ा हल्के क्वेश्चन आते हैं। इसके ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसमें कौन सी विशेषता है ये। ठीक है। तो आज हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जनजातियाँ कितने प्रकार की हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, कौन कौन सी कहाँ पर पाई जाती है। मैपिंग से इसको समझाएंगे, मैप पे समझाएंगे कहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, सरकार ने इनको क्या संरक्षण दे रखा है, कौन कौन से अधिनियम इनके लिए बने हैं, संविधान में क्या इनका रखा गया है, जनगणना जो रिपोर्ट आई थी 2011 की, उसमें इनकी स्थिति क्या है, कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है हिंदुस्तान में, कौन सी संकटग्रस्त है जनजाति, कौन मतलब विलुप्त होने के कगार पर है। ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसको बहुत ही उससे बनाया है, अपने अनुभव से, और बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं हमने। हमने देखा है किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वो सारा सब कुछ डाला है इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जनजातियाँ होती क्या हैं। जनजाति कहते किसको, इंग्लिश में कहते हैं इसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है होते क्या है, तो ये भी एक मानव जाति ही है, इंसान ही है, लेकिन इनका थोड़ा रहन सहन, खाने पीने का ढंग, इनकी जो कल्चर है, इनकी संस्कृति है, इनके शादी ब्याह है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है। अब चूंकि ये हम लोग के समाज के साथ जुड़ नहीं पाए, यानी नॉर्मल जो समाज था उसके साथ जुड़ नहीं पाए ये लोग। जैसे ये लोग पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं, बर्फीले इलाकों पर रहते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, जंगलों के किनारे रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं। मतलब वहाँ हम लोग नॉर्मल लोग रह नहीं सकते, ये लोग ऐसी ऐसी जगह पर रहे। ठीक है। जब भारत का संविधान बना, जब भारत आज़ाद हुआ, तो संविधान जब भारत का बन रहा था उस समय ये देखा गया कि भारत का कोई भी व्यक्ति छूटा न रह जाए। ठीक है। सुविधा से, जिसको हम कहते हैं सतत विकास। ठीक है। तो सतत विकास के लिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, यानी भारत का कोई भी अंतिम व्यक्ति भी सुविधाओं से छूटा ना रह जाए। ठीक है। सरकारी सुविधाओं से छूटा न रह जाए, इस उससे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस जनजाति की तरफ भी ध्यान दिया। और इसको भारत के संविधान में आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है, तो उसके तहत इसको रखा गया, 342 के तहत। ठीक है। फिर उनके लिए जो है आरक्षण का प्रावधान हुआ कि भाई इनको उठाने के लिए इनको कोई आरक्षण देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए। तो रिजर्वेशन की बात भी इनकी कही गई है। ठीक है। 2% का रिजर्वेशन इनको दिया गया है, जबकि इनकी जनसंख्या जो है हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ के आसपास है। ठीक है। 10 करोड़ 2011 की जनगणना में थी, अब तो ज़्यादा हो गई होगी। 10 करोड़ जनसंख्या, लगभग 8.8% जो है इनकी भागीदारी है देश की टोटल जनसंख्या में। ठीक है। और जो संविधान में जो अनुसूचित की गई हैं जनजातियाँ, करीब 220 के आसपास इनको अनुसूचित किया गया है। और भारत में लगभग 750 के ऊपर जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में 750 के ऊपर, यानी 774 जनजातियाँ जो हैं वो अनुसूचित जनजाति हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इतनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ये हैं, और फिर भी ये लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। ये जिस तरीके से रहते हैं वैसे आप रह भी नहीं पाएंगे। हमने इनके बीच में जा कर के देखा है कि ये लोग नदियों के किनारे कैसे रहते हैं। वहाँ बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ जाती है, ये भी पता है कुछ दिन बाद ये मेरा मकान चला जाएगा, नदी में बह जाएगा, बाढ़ में बह जाएगा, लेकिन फिर भी ये लोग स्ट्रगल करते वहाँ रहते हैं। सरकार ने भी इनको वहाँ पर ज़मीन दे रखी है, पट्टे पे ज़मीनें दे रखी हैं, ताकि ये लोग यहाँ पर खेती करें, कुछ अनाज वगैरह उपजाएं, तो अपना जीवन यापन चला सकें। और उस इलाकों में यही लोग वहाँ काम कर सकते हैं। हमने जंगलों में जाके देखा है लोगों को, जंगल में लोग रह रहे हैं, पीहड़ इलाकों में रह रहे हैं, वहाँ हम लोग जा नहीं सकते। ठीक है। जानवर है, ना कोई रिसोर्सेज है, बिजली है, ना किसी तरीके की पानी की अच्छी सुविधा है।
लेकिन फिर भी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लकड़ी काट काट के अपना जीवन यापन कर। पहाड़ी इलाकों में देख लिए, पहाड़ों को काटते हैं। अच्छा, ये लोग खेती पशुपालन इसी पे ही ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं, और शिकार करना इनका जो है मेन है। शिकार करके भी ये लोग अपना जीवन अब तो ये लोग पढ़ाई भी करने लगे हैं, काफ़ी कुछ पढ़ने लगे हैं। तो अभी भी बहुत सी जनजातियां हैं वो अपने में ही मस्त रहती हैं, ठीक है। वो आना ही नहीं चाहती हम लोग के साथ, जो है कभी वो घुल मिल नहीं पा रही हैं, ठीक है। ज़्यादातर अफ्रीकन आपने देखा होगा, वो जो जोग्राफिक चैनल वगैरह देखते हैं आप, वो जो नेशनल जोग्राफिक चैनल है या डिस्कवरी देखते होंगे, तो उसमें अफ्रीका की जनजातियों के बारे में दिखाते हैं, ठीक है। कुछ जनजातियां ऐसी हैं शिकार करके, बस शिकार पे ही डिपेंड हैं, बहुत ज़्यादा खेती वगैरह या कोई पेड़ से फूल फल मिल गए तो वो खा लिया। और अभी इस समय हाईटेक के ज़माने में, जबकि हम लोग एआई के ज़माने में आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चल रही है, लेकिन ये अभी भी अपनी दुनिया में मस्त है। शिकार कर लिया, एक बंदर मार लिया, खा रहे हैं उसको। एक हिरन मार लिया, उसको खा रहे हैं, बस अपना मस्त है। ना ज़्यादा कपड़ों का ध्यान, ना कुछ रहने का कि हम मकान बना लें, कुछ पैसा कमा लें, कुछ किसी तरीके की कोई वैसी ख्वाहिश नहीं। इस अपना समाज है इनका, अपना कल्चर है, इनके अपने मुखिया होते हैं, उन्हीं के हिसाब से रहते हैं, इनके अपने देवता होते हैं, इनकी अपनी ही संस्कृति। और हर जनजाति की अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, ठीक है। यानी अगर जो संस्कृतियों को आपको देखना हो, आपको कल्चर्स को देखना हो, तो इनके बीच में जाइए तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो हम आज इसी टॉपिक को लेकर के आपको डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस बताएंगे एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। तो भारत की जनजातियाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो चलते हैं पहले और देखते हैं कि भारत की जनजातियाँ कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं। तो भारत की पहले हम जातियों को समझें, ठीक है। यानी जातियाँ जो थी, डॉक्टर बी एस गुहा जो थे, इन्होंने डॉक्टर बी एस गुहा थे, इन्होंने भारत में बताया कि इस क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में निग्रो निग्रो पाए जाते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट पाए जाते हैं, मंगोलाइट पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी मेडिटेरियन प्रजाति जिसको कहा जाता है, और वेस्ट ब्रेकिसिफ फॉलिकल्स बोला जाता है, इनके चौड़े सिर होते हैं, इस टाइप की एक प्रजाति पाई जाती है। और नार्डिक, यानी 6 प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। 6 प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं, जिसमें से भारत में जो आगमन हुआ, जिन प्रजातियों का भारत में आगमन हुआ, तो सबसे पहले नीग्रो नीग्रो मतलब काले लोग, हबशी टाइप के लोग होते हैं, अफ्रीकन टाइप के, जो अफ्रीकन बोले जाते हैं, काले लोग, ठीक है। तो निग्रो लोगों ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया, ये प्रजाति सबसे पहले इंडिया में आई। उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरी, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरी। हालांकि मानव जाति का सबसे पहला जो जन्म माना जाता है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में माना जाता है, वो निग्रो लोग थे, काले लोग थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका से ही भारत का एक हिस्सा अलग होकर के आया है ये, ठीक है। ज्योग्राफी में हम आगे कभी डिटेल पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि अफ्रीका का जो मेडागास्कर था, वहाँ से छिटक के एक ज़मीन का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट, यानी हर साल इंडिया जो है उत्तर पूरब में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ के वो यहाँ आ गया, ज़मीन का वहाँ से हिस्सा आया, भौगोलिक स्थिति ये बताती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और जो भूमध्य सागरी लोग जो थे, जो यहाँ पर प्रजाति आई, उन्होंने यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्थापना की, यानी भारतीय सिंधु घाटी की सभ्यता की स्थापना की। सिंधु घाटी सभ्यता इन्हीं लोगों की, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरी लोगों की देन है, ठीक है। सबसे लास्ट में जो इंडिया में आया वो नार्डिक लोग, ठीक है। नार्डिक लोग सबसे लास्ट में इंडिया में आए। अब हम भारत का मैप अगर जो देखें, तो मैप के हिसाब से समझें किस क्षेत्र में कौन सी प्रजाति ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो आपका अगर जो हम ये नॉर्थ से शुरू करें, तो ये नॉर्थ हिस्से में, यानी कश्मीर वाला इलाका जो है, नॉर्थ इंडिया का जो है ऊपर का हिस्सा, वहाँ पर भूमध्य सागरी, यानी नॉर्थ इंडिया में भूमध्य सागरी लोग पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में भूमध्य सागरी लोग पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में भूमध्य सागरी लोग पाए जाते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट में मंगोलाइट्स पाए जाते हैं, यानी चाइना के हिसाब से यहाँ पर मंगोलिया वगैरह है, मंगोलाइट्स लोग पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट एशिया कह लीजिए, पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है, वहाँ पर हमारे मंगोलाइट्स पाए जाते हैं।
तो ये इलाका मंगोलाइट्स का है। ठीक है, इंडिया में ये इलाका मंगोलाइट्स का है। और ये जो है आपका पांडिचेरी वगैरह है, अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पर निग्रो टाइप के लोग, निग्रो निग्रो लोग पाए जाते हैं, काले लोग। और ये जो मध्य प्रदेश यानी सेंट्रल इंडिया है, यानी मध्य इंडिया, थोड़ा सा साउथ में भी चले जाएंगे, दक्षिण भारत का हिस्सा, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट पाए जाते हैं मध्य भारत। और थोड़ा सा दक्षिण में चले जाएंगे तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट पाए जाते हैं, जिनको द्रविड़ जनजाति अभी द्रविड़ द्रविड़ लोग पाए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है। और जो ये आपका वेस्टर्न हिस्सा है, यहाँ पर भूमध्य सागरी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरी लोग पाए जाते हैं। और उत्तर पश्चिम का जो इलाका है इंडिया का, उत्तर पश्चिम का, यहाँ पर नार्डिक लोग पाए जाते हैं। नार्डिक लोग पाए जाते हैं, उत्तर पश्चिम के इलाके में नार्डिक लोग पाए जाते हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग प्रजातियां अलग अलग क्षेत्रों में निवास कर रही हैं। इन प्रजातियों में ही जो लोग पाए जाते हैं उनको हम जनजातियां। ठीक है, अब चलते हैं जनजाति हम समझते हैं थोड़ा सा। और एक थे ये आपके ठक्कर बापा। ठक्कर बापा थे, इन्होंने आदिवासी जो जनजातियां थीं उनको आदिवासी लोग कहा। आदिवासी हैं ये लोग। सर बेस एक थे, उन्होंने कहा पर्वतीय जनजातियां हैं। ये जो जनजातियां हैं ये पर्वतीय जनजातियां हैं, ज़्यादातर ये पर्वतीय इलाकों में ज़्यादातर रहती हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों ने इन्हें दलित वर्ग कहा। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, भारतीय संविधान में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा। तो इतने इतने नामों से इनको बुलाया गया। लेकिन यह है क्या, मानव जाति ही तो है, एक आदमी ही तो है, आदमी मतलब एक मानव जाति है। ठीक है, लेकिन इनका नाम अलग अलग दे दिया लोगों ने। तो जब अब इस समय भारतीय संविधान में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 342 में इनको रखा गया है। यानी भारत का जो संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद 342 में इनको जगह दी गई, अनुसूचित जनजातियों। ठीक है, अब संविधान के अनुसार 212 जो है इस समय 212 जनजातियां जो है संविधान के अनुसार अनुसूचित हैं, जिनको मतलब सरकारी मोहर लग चुकी है कि ये अनुसूचित जनजाति हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, वैसे इस समय जो जनजातियां हैं अनुसूचित जनजाति जिनको चिन्हित किया गया है वो 774 है। 774 टोटल इंडिया में इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियां हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना हम समझ लें, इसमें जनजातियों के बारे में क्या है, जो अनुसूचित जनजाति है एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें ज़्यादातर आता है। ठीक है, आप इसको कायदे से देखिएगा, मैं वीडियो को इसे नोट्स भी बना। ठीक ठीक, तो 10.42 करोड़ जनसंख्या जो थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.42 करोड़। ठीक है, लगभग 10.5 करोड़ जनसंख्या, जो कि भारत की टोटल जनसंख्या का 8.6%, यानी 8.6% टोटल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति। सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है एमपी में, लगभग 1.5 करोड़, 21.1% टोटल एमपी की जनसंख्या का, टोटल एमपी की जनसंख्या का लगभग 21% पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में जनजाति वाला जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ अनुसूचित जनजातियाँ पाई। ठीक, और परसेंट के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 94.8, लगभग 95%, यानी टोटल जनसंख्या का लगभग 95%। परसेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में जनजाति पाई है, लगभग 95%। पांडिचेरी, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर कोई भी एसटी नहीं पाया जाता, एक भी जनजाति नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा डेवलप्ड स्टेट है, इंडिया के डेवलप्ड स्टेट हैं, और ये हमेशा डेवलप्ड इलाकों में रहती ही नहीं है। ये जनजाति ऐसी है कि ये बहुत ही ट्राइबल एरिया में रहती है, मतलब जैसे पिछड़ा इलाके वहाँ पर रहेगी, ये डेवलप्ड इलाकों में जाएगी ही नहीं। तो हमारे जो स्टेट है जैसे नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है, ये थोड़ा विकसित राज्य है। ठीक है, यहाँ पर ये रह ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो रहते ही नहीं है, बहुत छोट छोटा ऐसे रहते हैं जो पढ़े लिखे हैं वो लोग। ठीक, केंद्र शासित जो प्रदेश है दादर नागर हवेली, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है जनसंख्या के हिसाब से। परसेंट के हिसाब से लक्षद्वीप में, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नागर हवेली में सबसे ज़्यादा अनुसूचित
पाए जाते हैं, लगभग 1.8 लाख, ठीक है, 1,80,000 के आसपास, ठीक है। इनका जो लिंगानुपात था 990, भारत में जो इनका लिंगानुपात था वो 990 पर हजार, पर थाउजेंड, ठीक है, 1,000 पे 990 औरतें, 1,000 आदमियों पे, 1,000 पुरुषों पे 990 स्त्रियां, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोवा का 1046 था और सबसे कम जो था जम्मू कश्मीर का 924। ये 2011 की जनगणना है, ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जो सबसे बड़ी जनजाति इंडिया में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जो पाई जाती है, सबसे बड़ी जनजाति इंडिया में पाई जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है और ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सिविल के एग्जाम में, ठीक है, आईएएस या पीसीएस के एग्जाम में, तो वहाँ पर क्रम बताना होता है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक, ठीक है, ये सुमेलित करने को आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है भील, उसके बाद गोंड, उसके बाद संथाल, उसके बाद नैकदा, ये जनजातियाँ इस क्रम से पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भील पाई जाती है, ठीक है। संकटग्रस्त जनजाति कौन सी है? तो तमिलनाडु में एक जनजाति पाई जाती है कोटा टोंडा उराली, ये संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त का मतलब ये लुप्त होने की कगार पे है, ये बहुत ज़्यादा मतलब तेजी से विलुप्त हो रही है, ठीक है, संकटग्रस्त है, ठीक। सिक्किम में पाई जाती है एक लेप्चा, ये संकटग्रस्त है। छत्तीसगढ़ में पाई जाती है कवरगढ़ा, ये संकटग्रस्त है छत्तीसगढ़ में। उत्तराखंड में पाई जाती है राजी, ये भी संकटग्रस्त है। और आपकी अंडमान निकोबार में ओंगे, जारवा, सोमपेन, ये तीनों जनजातियां जो है संकटग्रस्त जनजाति, इतनी जनजातियां जो है संकटग्रस्त हैं, यानी लुप्त होने के कगार पर है। तो भारत सरकार जो है इसको संरक्षण दे रही है। अब भारत सरकार ने कौन कौन से अधिनियम बनाए जनजातियों को लेकर के, भारत सरकार ने जो अधिनियम समय समय पर बनाए, उन अधिनियम को आप समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो एक आपका है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में बना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में बना। दूसरा बना SC/ST अत्याचार निवारण, 1989 में बना था ये। फिर एक बना मिनिमम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, 1948 में बना था। और बंधित, नेक्स्ट बना था आपका बंधित श्रम पद्धति उत्पादन, 1976 में बना था। और एक बना था आपका बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन, ठीक है, 1989 में। तो ये 5 आपके अब तक के बन चुके हैं विशेष अधिनियम अनुसूचित जनजातियों को लेकर के, इसको आप नोट कर लीजिएगा, खासकर देख लीजिए, नोट्स जरूर बना लीजिएगा अपने पेन से, ठीक है, पेन पेपर लेके बैठा करिए, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपका पॉइंट। अब हम देखते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किन क्षेत्रों में ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हम मैप से आपको समझाते हैं स्टेट वाइज अलग अलग, ठीक है, कि कहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं आपका। और सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका सिक्किम, ये आपका सिक्किम। सिक्किम में जो जनजाति पाई जाती है लेप्चा और भूटिया, लेप्चा और भूटिया सिक्किम में पाई जाती है, लेप्चा और भूटिया। उसके बाद असम, असम में जो जनजाति पाई जाती है वो खासी, गारो, जैंतिया, दियारा, बोडो, लुसाई और मीरी, ठीक है। अब एक जनजाति पाई जाती है बोडो, तो अक्सर कहा जाता है बोडो उग्रवादी संगठन है, एक बोडो उग्रवादी संगठन कहा जाता है, ये जनजाति ही है, ठीक है। और ये जनजातियां जो वैसे तो बहुत ही शांत होती है, अपने में मस्त रहती है, लेकिन ये उग्र भी हो जाती है, कभी कभी इनको कुछ वो कर देगा तो ये मारने कूटने के भी तैयार हो जाती है, ठीक है, थोड़ा बच के रहने वाला भी। वैसे तो अपने में मस्त रहती हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन्हें छेड़ेंगे तो फिर ये मार भी देती हैं, ठीक है। तो असम में पाई जाती है। उसका अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती हैं डफला, आपातानी और मिशमी, डफला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, ठीक है। नागालैंड में जो जनजातियां पाई जाती है नागा और कोन्यक, नागा और कोन्यक पाई जाती है। मणिपुर में जो पाई जाती है कुकी जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर की जनजाति है कुकी, पूछी जाती है एग्जाम में। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम में पाई जाती है लाखर और मीजो, लाखर और मीजो पाई जाती है। त्रिपुरा में जो पाई जाती है आपकी जनजाति रियांग, त्रिपुरा में रियांग पाई जाती है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। और मेघालय में पाई जाती है खासी, गारो, जैंतिया और मिकिर। खासी, गारो और जैंतिया जो मेघालय में पाई जाती है, वहाँ पर
पहाड़ियाँ हैं उनके नाम हैं, खासी, गारो और जयंतिया। वहाँ पर जो जनजाति रहती है वो उसी नाम से ही जानी जाती है, ठीक है, पहाड़ी। और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है लोधा और भूमिज। ये वेस्ट बंगाल है आपका, यहाँ पर लोधा और भूमिज जनजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर केरल। केरल में जो जनजाति पाई जाती है मोपाल और नायर डाफर। मोपाल, नायर और डाफर जनजाति पाई जाती है केरला में, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक में पाई जाती है यारावा और भारती। यारावा भारती पाई जाती है। महाराष्ट्र में पाई जाती है बारली। बारली, वर्ली मुंबई बोला जाता है, तो बारली जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। गुजरात में पाई जाती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, भील, ठीक है। सबसे ज़्यादा संख्या में इंडिया में यही लोग हैं, भील लोग। भील, बंजारा, कोली, डबला, ये पाई जाती है गुजरात में। उसके बाद राजस्थान में जो पाई जाती है मीणा, मीणा, भील, गरसिया, कलबेला। मीणा, भील, गरसिया, कलबेला, ये पाई जाती है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो मीणा है, ठीक है, और डेवलप्ड भी है ये लोग काफ़ी। फिर जम्मू कश्मीर में पाई जाती है आपकी बकरवाल, गुज्जर, चौपान, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर हैं वो मुस्लिम हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर पाए जाते हैं और आपके हिमाचल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये गुज्जर जो हैं, जो कश्मीर वाले हैं, ये मुस्लिम गुज्जर, ठीक है। अभी हम चलते हैं दूसरे भी गुज्जर पे आ जाते हैं। तो आप देखिए ये है आपका पंजाब। पंजाब में हालांकि अब कुछ लोग रहने लगे हैं, सांसी, सांसी एक जनजाति है पंजाब में पाई जाती है। उसके बाद आ जाइए उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जनजाति पाई जाती है थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी। जौनसारी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है जौनसारी, ठीक है। थारू, थारू जनजाति बहुत पाई जाती है उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश, प्रदेश में भी थारू बहुत पाई, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ये है आपका, थारू और भोटिया पाए जाते हैं ज़्यादा। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं भील, लंबाडी। भील और लंबाडी मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आपका छत्तीसगढ़ ये है, छत्तीसगढ़ के इलाके में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कवरगढ़ा और मुरिया। कवरगढ़ा और मुरिया छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की जो सबसे बड़ी जनजाति है वासी। लक्षद्वीप की जनजाति सबसे बड़ी वासी। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है गद्दी, किन्नौर और जद्दा और गुज्जर। हिमाचल के जो गुज्जर हैं वो सब मुस्लिम नहीं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के गुज्जर मुस्लिम है और ये गुज्जर बोले जाते हैं, लेकिन ये हिमाचल के, ठीक है। और गद्दी, गद्दी भी बहुत बड़ी जनजाति है, ठीक है। ये लोग जो है दूध दूध का काम करते हैं, ठीक है, जानवरों से निकाल। उसके बाद फिर आपका आ जाता है झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ झारखंड में भी काफ़ी पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर संथाल पाई जाती है, मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा और भुइया, ठीक है। बिरसा मुंडा फेमस थे, करिया मुंडा वगैरह आपने नाम सुना होगा, मुंडा जनजाति झारखंड में, ठीक है। फिर आपका आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में जो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है मोआंग, खरिया, मुंडा, उरांव। उरांव एक जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, याद रखिए आप। तो उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना में जो आपकी जनजाति पाई जाती है कोया, चेचू। कोया और चेचू। आंध्र प्रदेश में जनजाति पाई जाती है बंजारा, लंबाड़ा। बंजारा, लंबाड़ा। तमिलनाडु में पाई जाती है बड़गा और टोंडा। टोंड जनजाति एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तमिलनाडु के इलाके में पाई जाती है। वैसे तो साउथ में बिखरे हुए रूप में टोंड, लेकिन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर पाई जाती है सेंटलीज, औंजे, जारवा और जारन। ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, सेंटलीज, औंजे, जारवा और जारन, ये पाई जाती हैं आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो हिंदुस्तान में इतने प्रकार की जनजातियाँ इतने स्टेट में अलग अलग पाई जाती, जो प्रमुख रूप से जो स्टेटों में पाई जाती है वो हमने आपको सबसे ज़्यादा इस स्टेट में ये पाई जाती है, इस पाई जाती है। ये आपका सुमेलित करने को एग्जाम में, इसको जो है आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, इस मैप को देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा आप अपना, ठीक है। फिर इनकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक। तो विशेषताएं हम समझते हैं ज़रा। विशेषताएं यानी स्पेसिफिकेशन, क्या है इन जनजातियों की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले समझिए मातृवंश परंपरा, यानी माता से वंश चलता है इनमें, ठीक है। कुछ जनजातियों में पुरुषों से नहीं बल्कि माता से वंश चलता है। कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो आपकी खासी है, गारो है, जयंतिया है, नायर है,
इनमें माता से वंश चलता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता क्वेश्चन, निम्न में से किन जनजातियों में मात्र वंश परंपरा पाई जाती है। ठीक है, तो आपकी खासी है, गारो है, जयंतिया है, नायर है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषता आपकी, जीवन साथी चुनने का सबसे पवित्र तरीका जो है क्रय विवाह। क्रय विवाह किया जाता है जीवन साथी चुनने का, जो इनमें सबसे अच्छा जो प्रचलन है वो क्रय विवाह कहलाता है। ठीक है, तीसरा है नरमुंड माला पहनाना। नागा लोग जो है नरमुंड माला पहनते हैं, यानी आदमी की खोपड़ी की माला जो है पहनते हैं नागा लोग। ठीक है, नागा बहुत खतरनाक जनजाति भी होती है। उसके बाद है बहुपति विवाह, यानी एक औरत कई शादियां कर सकती है, यानी कई एक पति रख सकती है। उसका एक कारण भी है क्योंकि यहाँ पर कन्या हत्या कर दी जाती है। कन्या हत्या हो जाती है इसलिए कन्याएं कम हो जाती है। जब कन्याएं कम होंगी, आदमी ज़्यादा होंगे, औरतें कम होंगी, तो फिर एक औरत कई कई आदमी रखेगी, तो बहुपतिक विवाह बोला जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है टोंडा में, खस में, कोटा में, नायर में, ये जनजातियों में पाया जाता है। टोंडा, खस, कोटा, नायर जनजाति में पाया जाता है। पहाड़ी खेती करती है जनजाति, वो आपकी गोंड है, बैगा है, गारो है, आपातानी है, ये पहाड़ों पे खेती करती है। नेक्स्ट आपकी विशेषता है पशुपालक, यानी जो पशुओं को पालती है, मेनली पशु तो ज़्यादातर सभी लोग पालते हैं, लेकिन उस पर डिपेंड रहना, यानी पशुओं से ही उनका पूरा खर्चा पानी चलना। ठीक है, वो है टोंड। टोंड लोग भैंसा बहुत पालते हैं, तो ये भैंसा संस्कृति भी बोली जाती है, या भैंसा संस्कृति टोंड में। ठीक है, भैंसा बोलते, और बकरवाल और गद्दी जो होते हैं भेड़ बकरी पालते हैं। बकरवाल और गद्दी ये भेड़ बकरी पालते हैं। फिर देखते हैं मिथन त्योहार, एक जनजाति जो है मिथन त्योहार मनाती है, वो नागा है, मिथन त्योहार मनाती है। 8वां है, नेक्स्ट है आपका कन्यावध। कन्यावध टोंड में कर दिया जाता है, कन्यावध होता है, इसीलिए यहाँ पर बहुपतिक विवाह कहलाता है। मुर्गी सुअर का को बलि देती है जो जनजाति, वो कहलाती है खासी। खासी जनजाति है मुर्गी और सुअरों की बलि देती है। फिर एक जनजाति है जो ताली बांधने की प्रथा मानती है, ताली बांधते हैं। ठीक है, तो नायर, ये केरल के मालाबार तट पे पाई जाती है। नायर जनजाति जो है केरल के मालाबार तट पे पाई जाती है, जहाँ पर ताली बांधने की परंपरा है। ठीक है, शिकार नृत्य, मनुष्य के सिर को जो है काट करके मनुष्य का शिकार करते हैं लोग, आदमी को मार दिया, ठीक है, फिर सिर को काट लिया और फिर नृत्य करते हैं। तो खासी और नागा, खासी जनजाति और नागा, नागालैंड में पाई जाती है नागा जनजाति, ये लोग आदमी की खोपड़ी उड़ा दिया, ठीक है, फिर डांस हो रहा है, समझ गए, खासी और नागा लोग। नेक्स्ट है शिकार, जंगली जानवर के शिकार पर जो डिपेंड है जनजाति, वो थारू और जयंतिया। थारू और जयंतिया ये जंगली शिकार पे ही डिपेंड रहती है। ठीक है, फिर आपका है युद्ध नृत्य, यानी हथियार रख के नृत्य करती है जनजाति, यानी सामने हथियार, तलवार, तीर, भाला, बल्लम, ये सब रख लिया। ठीक है, उसके बाद डांस चालू। कौन सी, भील, गारो, उरांव, छोटा नागपुर की जो जनजातियां हैं वो सब ये काम करती हैं, डांस करती हैं। ठीक है, हथियार रख कर, गोला बारूद तो इनके पास है ही नहीं, बंदूकें हैं ही नहीं, तलवारें हैं, कटार है, चाकू है, सिया है, ये सब रख के। ताड़ी नृत्य संथाल में पाया जाता है, ताड़ी नृत्य करते, ठीक, ताड़ी पी लिया, नृत्य चालू। जादुर नृत्य, बसंत ऋतु में ये लोग करते हैं जादुर नृत्य, उरांव लोग उड़ीसा में जो पाई जाती जनजाति। ठीक है, जादुर नृत्य करती है बसंत ऋतु में। ठीक है, क्योंकि उस समय फल वो आपकी फसल तैयार होती है, तो उसकी खुशी में गेहूँ निकल आया, बे हो गया, बालियाँ आ गई हैं, डांस हो रहा है। ठीक है, डांस और मस्त ये बहुत रहते, खाते पीते मस्त, शिकार करो, ये करो, तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, इनको ना तो सिविल देना ना कुछ देना। अब तो खैर पढ़ने भी लगे हैं, सरकार ने इनको उठाया कि पढ़ो लिखो, आओ मेन स्ट्रीम में आओ, इसलिए इनको आरक्षण दिया गया है, वरना तो ये तो अपने मस्त रहते, खाओ पियो, शिकार करो, घूमो फिरो, ये रोज़ इनके यहाँ पार्टियाँ होती। ठीक, यूथसेन नामक एक सर्प देवता है जिसको इन्होंने स्वीकार किया है, वो खासी है, मेघालय की एक जनजाति है खासी, उसने यूथसेन नामक एक सर्प देवता को अपना देवता माना है। ठीक है, स्त्रियों को हल बैल छूना मना है, किसमें, हरिया और उरांव। हरिया और उरांव जो है वो हल बैल नहीं छू सकती जातियाँ, वहाँ पर स्त्रियाँ। ठीक है, फिर सरहुल त्यौहार मनाती है उरांव और मुंडा जनजाति। ठीक है, धरती का विवाह कहती है, सरहुल त्यौहार जो होता है तो धरती यानी धरती माता जो है वो शादी कर रही है। ठीक है, उरांव मुंडा में मनाई जाती है। ठीक है, साल के पेड़ों पर जब फल आ जाते हैं, जब साल के पेड़ों पर
फल खिलने लगते हैं, उनको जो है भोज के रूप में मिल जाता है, तब ये लोग ये त्यौहार मनाते हैं सरहुल। उरांव मुंडा लोग। काला लोटा, धान के समय ये लोग उरांव लोग मनाते हैं, उड़ीसा में पाई जाती है। जब धान की खेती, धान में बालियाँ आ जाती है, तब ये लोग काला लोटा त्यौहार मनाते हैं। चुटकुटा, एक चुटकुटा जो है विवाह होता है, ये थारू जनजाति में होता है। थारू जनजाति में चुटकुट्टा विवाह होता है। पेड़ामैची जो है, ये नेता का नाम है। चेचू जनजाति, जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, वहां पर ये होता है। ठीक है। कोचीन के कादरों में मुखिया को जो है मुप्पन कहते हैं। कोचीन के कादर जो होते हैं, उसमें मुखिया जो होते हैं उनको मुप्पन कहा जाता है। मुप्पन यानी मुखिया। फिर आपका है, वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं करते हैं हो जनजाति। झारखंड में एक जनजाति पाई जाती है हो। ये लोग खूब धुआं उड़ाते हैं, तो धुआं जब उड़ता है तो कहते हैं इससे बादल बन जाएगा, फिर पानी बरसेगा। ठीक है। तो हो जनजाति में पाई जाती है परंपरा। ये झारखंड में जितनी जनजातियाँ उतने तरीके की परंपराएं, उतने तरीके के कल्चर। अगर एक बार घूम के देखिए पूरा हिंदुस्तान, तो मज़ा आ जाएगा यार। क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं लोग। ठीक। नायरो में जो है, थारवाड़ जो है संयुक्त परिवार होता है, और थावरझी जो है वो एकल परिवार को कहा। थारवाड़ को कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, और अ, जो न्यूक्लियर फैमिली है वो कहलाती है थावझी। ठीक है। विजिटिंग हस्बैंड, एक होता है विजिटिंग हस्बैंड, परिदर्शक। ये नायर जनजाति में पाया जाता है, विजिटिंग हस्बैंड। फिर एक है बोंगा अलौकिक शक्ति, ये हो जनजाति में पाई जाती है। एक सिद्धांत है, बोगावाद का सिद्धांत है। तो बोगा अलौकिक शक्ति हो जनजाति में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, पहाड़ से पत्थर फेंकते हैं। कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं, जैसे पहाड़ पर से पत्थर लुढ़का दिया तो खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ आई, तो इससे होता है कि बादल गरजेगा और पानी बरसेगा। पानी बरसने के लिए काम किया जाता है। तो मुंडा जनजाति में होता है। ठीक है। और वर्षा लाने के लिए। फिर एक और जनजाति है, मनुष्य का बलिदान देती है, खोंड जनजाति है। ये भी पानी बरसाने के लिए काम करती है। दोनों जनजातियां जो है पानी बरसने के लिए काम करती है। खोंड जनजाति जो है मनुष्य की बलि देती है, यानी खून बहेगा तो पानी बरसेगा, ये इनकी मान्यता है अपनी। ठीक है। थारू जनजाति जो होती है दीपावली को शोक मनाती है। थारू जनजाति जो होती है वो दीपावली वाले दिन अपने पूर्वजों को रोटी देती है। रोटी देने का मतलब होता है श्राद्ध वगैरह करती है, खाना खिलाती है उसके उसमें। ठीक है। तो जब श्राद्ध कब होता है, जब शोक होगा ना, शोक के रूप में श्राद्ध कराया जाता है कि हम अपने पूर्वजों को याद करें। आज बहुत ही दुख का दिन है, हम अपने पूर्वजों जो खत्म हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनकी याद में आज हम खाना खिलाएंगे लोगों को, तो उसको श्राद्ध बोला जाता है। ठीक है। तो शोक के रूप में श्राद्ध मनाते हैं हम, तो वो दीपावली वाले दिन करते हैं। इसलिए कहा जाता है थारू लोग दीपावली शोक मनाते हैं, और कुछ नहीं है ऐसा। मतलब रो रहे, बैठ रहे, पीट रहे, रो पीट रहे, ऐसा कुछ शोक वोक नहीं होता। ठीक है। शोक का मतलब ये होगा श्राद्ध खिलाते हैं। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ये शोक के रूप में मनाते हैं, यानी पूर्वजों को रोटी खिलाते हैं। ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट जनजाति है आपकी चकमा, बहुत एग्जाम में पूछिए। चकमा और हाजोंग, जो ये जो थे बांग्लादेश से विस्थापित हुए। जो पूर्वी पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान हिस्सा था। पाकिस्तान जो है दो भागों में था, पश्चिमी और पूर्वी। पूर्वी जब पाकिस्तान कटा तो वो बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में एक जनजाति थी चकमा, वो इंडिया में आ गई विस्थापित होकर के। ठीक है। चकमा और हाजोंग, तो 2015 में भारत सरकार ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनको यहाँ पर संरक्षण देने के लिए एक नियम बनाया। ठीक है। कि भारत सरकार इनको जो है इनका पुनर्वास करवाएगी, तो फिर से बसाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट इनको बसा रही है। चकमा, चकमा कहाँ से आए, बांग्लादेश से। एग्जाम में पूछा, चकमा और हाजोंग, तो ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है। तो इतने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके अधिनियम क्या है, सरकारी अधिनियम क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार की स्थिति क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति किस राज्य में कौन सी पाई जाती है, ये सारी डिटेल हमने आपको इसमें समझा। ठीक है। अब आगे एक वीडियो हम और बनाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। क्योंकि आज इतना ही बहुत है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं आपको जनजातियों को लेकर के समझ में आ गया हो। ठीक है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।
लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो जब डालें कंपटीशन से रिलेटेड, पढ़ाई से, तो वो आपको मिल जाए, ताकि आपको जो है मदद हो जाए। और दूसरों की आप मदद करेंगे तो आपको भी फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। बिना किसी निस्वार्थ भाव से आप मदद करिए लोगों की, का फल आपको मिलेगा। तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन किसी और रूप में और बाद में मिलेगा आपको। ठीक है? तो मदद करते चलिए, मदद के रूप में ही आप इसको शेयर करिएगा लोगों को, ताकि वो भी देख सके, तो जान सके जनजातियाँ क्या होती है। हमारे देश में जनजातियों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और उनको आरक्षण दिया गया, तो क्यों आरक्षण दिया? तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। लोग कहते हैं आरक्षण नहीं देना चाहिए, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। ठीक है? जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं, तब भले आप ख़त्म कर दिएगा। अभी बहुत ही पिछड़े हुए हैं वो। ठीक? तो हम समझते हैं कि आपको जनजातियों के बारे में समझ आ गया होगा, और आप इसको, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है?